लेट्स जंप राइट इन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डीकोड करेंगे जो हम सब डेली फेस करते हैं। एक तरफ हेडलाइंस लगातार कहती हैं कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, बट रियलिटी में देखा जाए तो डेली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बिल्कुल अलग ही स्टोरी सुनाते हैं। तो चलिए आज इस मिथ और रियलिटी के गैप को पूरी तरह से समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ग्रोथ इतनी फास्ट है तो हर चीज इतनी महंगी क्यों लग रही है। इस मिस्ट्री को हम ठोस हार्ड डेटा के जरिए सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं एक मैसिव मैक्रो प्रॉब्लम से। हाल ही में सिटीजन्स को लिटरली एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि भाई सोना यानी गोल्ड खरीदना थोड़ा कम कर दो, पर सरकार को आकर ओपनली ऐसा बोलने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई। इसका जवाब ये डेटा पॉइंट बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। हमारा मिथ ये है कि गोल्ड बस एक ज्वेलरी है, पर रियलिटी देखिए, हम हर साल करीब 800 टन सोना इंपोर्ट करते हैं और देश में खुद का प्रोडक्शन कितना है? मुश्किल से 1 टन। सोचिए, इन 800 टन्स के लिए हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है, जो हमारे रिसोर्सेज को ड्रेन करता है और डायरेक्टली हमारी करेंसी यानी रुपए को वीकन कर देता है। अब ये स्लाइड और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स मिथ को पूरी तरह से तोड़ देती है। लोग जनरली कहते हैं कि वीक करेंसी का मतलब है ज्यादा एक्सपोर्ट्स, राइट? पर पिछले 14 सालों में हमारा रुपया लगभग 60% गिरा है, लेकिन उसके बावजूद एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय जीडीपी के परसेंटेज के टर्म्स में 25% से गिरकर सिर्फ 21% पर आ गए हैं। क्योंकि देखिए, हम ऑलमोस्ट हर चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं और ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट में हमारी करेंसी की उतनी डिमांड नहीं है। इस पूरे रॉ डेटा को अगर आप केयरफुली एनालाइज करें तो एक बहुत ही स्टार्टल करने वाली प्रिडिक्शन सामने आती है कि आने वाले टाइम में $1 के मुकाबले रुपया 150 तक टच कर सकता है। सीरियसली, ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। चलिए इस इंपोर्ट ट्रैप को एक और एग्जाम्पल से डीप में समझते हैं हमारी फार्मा इंडस्ट्री के थ्रू। हम खुद को प्राउडली फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी इन दवाइयों को बनाने के लिए लगने वाले 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई डायरेक्ट चाइना से आते हैं। जब तक हमारा डोमेस्टिक सप्लाई चेन एंड टू एंड नहीं होगा, ये इंपोर्ट ट्रैप हमें ऐसे ही जकड़े रखेगा। और हमारे डोमेस्टिक सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है। घरों और खेती के लिए इलेक्ट्रिसिटी को हेविली सब्सिडाइज किया जाता है, अराउंड 5 से 7 रुपए पर यूनिट के आसपास। पर इस लॉस को रिकवर करने के लिए इंडस्ट्रीज पर पूरा बर्डन डाल दिया जाता है। उनके इलेक्ट्रिसिटी रेट्स आर्टिफिशियली बढ़ाकर 11 से 17 रुपए कर दिए जाते हैं। इस क्रॉस सब्सिडाइजेशन की वजह से लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल स्टेज पर बिल्कुल अनकॉम्पिटिटिव हो जाती है। असल में हम बाकी देशों जैसी डीप एंड टू एंड रॉ मटेरियल सप्लाई चेन्स प्रॉपर्ली बिल्ड ही नहीं कर पाए हैं। ऊपर से हाई डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स और फ्यूल कॉस्ट्स हैं, जिन पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट का भी एक बड़ा इशू रहता है। और तो और बेसिक टेक्नोलॉजी और एआई सब्सक्रिप्शंस के लिए भी हम पूरी तरह से फॉरेन सर्विसेज पर डिपेंडेंट हैं। ये सब मिलकर लोकल बिजनेसेस की ग्रोथ पर एक मैसिव हिडन टैक्स की तरह एक्ट करते हैं। तो जब मैन्युफैक्चरिंग में इतने सारे स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे और आपके डेली फाइनेंसेस पर पड़ता है, जो हमें इस सबसे क्रिटिकल सवाल पर लाता है। जीडीपी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, फिर भी एक आम इंसान को फाइनेंशियल स्क्वीज क्यों महसूस हो रहा है? यहाँ एंट्री होती है इन्फ्लेशन इल्यूजन की। एक ऐसा महंगाई का भ्रम जो पेपर पर तो लो दिखता है, पर एक्चुअली में बहुत ज्यादा है। इस इल्यूजन का कारण हमारा ऑफिशियल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई है, जो आज भी पुराने 2011 के फ्रेमवर्क पर चल रहा है। आप बिलीव करेंगे कि इस पुराने सिस्टम में टोटल वेटेज का 46% सिर्फ खाने पीने की चीजों को दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आज भी इन्फ्लेशन का मेजर मॉडर्न अर्बन एक्सपेंसेस जैसे एजुकेशन या ट्रांसपोर्ट से ज्यादा प्याज और टमाटर के दाम पर फोकस करता है। इट्स क्रेजी। इस फ्लॉड कैलकुलेशन का एक बहुत ही बड़ा ब्लाइंड स्पॉट हेल्थ सेक्टर में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, $15 बिलियन का मैसिव डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर मार्केट, ये सालों तक इन्फ्लेशन कैलकुलेशंस में ठीक से फैक्टर इन ही नहीं किया गया। हम लोग ब्लड टेस्ट्स, स्कैन्स और चेकअप्स पर हजारों खर्च करते हैं, लेकिन ऑफिशियल कैलकुलेशन उस रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग को पूरी तरह से कवर अप कर लेता है। होता क्या है कि मास स्केल पर फूड और लगभग 2 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडीज देकर सरकार फूड प्राइसेस को आर्टिफिशियली लो रखती है। इससे पेपर पर महंगाई 2 से 6% के बीच इजीली दिखती रहती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? रियल अर्बन इन्फ्लेशन
जैसे कि रेंट, स्कूल फीस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब एग्जैक्टली डबल डिजिट्स में शूट अप हो रहे हैं। और यही सारी छिपी हुई महंगाई एक आम वर्किंग प्रोफेशनल के सबसे बड़े सपने पर भारी पड़ रही है, जिससे सामने आती है ये एक बहुत ही हार्श डेटा ड्रिवन सच्चाई। ज्यादातर आम लोग शायद कभी अपना खुद का घर ओन नहीं कर पाएंगे। सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लगता है ना, पर चलिए देखते हैं कि डेटा आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है। इस डेटा ब्रेकडाउन को देखिए। नई हाउसिंग सप्लाई में से सिर्फ 12%, सिर्फ 12% अफोर्डेबल हाउसिंग के अंडर आता है, जबकि लगभग 86% सप्लाई आज ओपनली प्रीमियम और लग्जरी रियल एस्टेट फोकस कर रही हैं, जिनकी कीमत स्टार्ट ही 1.5 करोड़ से ऊपर होती है। मार्केट पूरी तरह से आम आमदनी वाले लोगों की रीच के बाहर जा चुका है, जो हमें हमारे देश के इस ग्रेट हाउसिंग पैराडॉक्स तक लाता है। ये नंबर्स आपको क्लियरली हैरान कर देंगे। एक तरफ हमारे पास लगभग 1.9 करोड़ घरों की एक्चुअली मैसिव शॉर्टेज है उन लोगों के लिए जिन्हें सच में रहने के लिए छत चाहिए, और ठीक दूसरी तरफ 6 करोड़ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कंप्लीटली बनकर तैयार हैं लेकिन बिल्कुल खाली पड़े हैं। अब सवाल उठता है कि इस हाउसिंग बबल में कैपिटल कहाँ से आ रहा है? असल में रियल एस्टेट अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रही, ये एनआरआई रेमिटेंसेस और मैसिव अनडिक्लेयर्ड कैश को पार्क करने का एक इन्वेस्टमेंट पार्किंग लॉट बन चुका है। हमारे इकोनॉमी में कैश इन सर्कुलेशन 17 लाख करोड़ से सीधा डबल होकर 34 लाख करोड़ हो गया है। ये सारा हाई वैल्यू कैपिटल इन खाली घरों में इन्वेस्ट हो रहा है और प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को एवरेज सैलरी से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर रहा है। इस पूरे साइकिल का असर आम इंसान पर क्या होता है? जैसे ही ये बाहरी हाई वैल्यू कैश रियल एस्टेट मार्केट में घुसता है, परचेज प्राइसेस नेचुरली आसमान छूने लगती हैं। फिर उन इन्फ्लेटेड प्राइसेस को जस्टिफाई करने के लिए प्रॉपर्टीज के ओनर्स उतना ही हाई रेंट डिमांड करते हैं। नतीजा, एक नॉर्मल सैलरीड क्लास कंप्लीटली मार्केट से बाहर हो जाती है। उनके पास या तो पूरी जिंदगी लंबी ईएमआईज चुकाने का ऑप्शन बचता है, या फिर हमेशा रेंट पर रहने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ये सारी बातें हमें इस एक्सप्लेनर की फाइनल और डीपली प्रोवोकेटिव थॉट पर लाके खड़ा करती हैं। अगर हम टेक्निकली अपनी फ्यूचर नीड्स बेसिक लेवल पर इंपोर्ट ही कर रहे हैं और बेसिक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर अपना घर लेने तक आम इंसान स्ट्रगल कर रहा है, तो आखिर इस मैसिव इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ का रियल प्रॉफिट ट्रूली किसकी जेब में जा रहा है? ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स रियलिटी है जिस पर हम सबको एक्टिवली और क्रिटिकली सोचना ही पड़ेगा।